बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं बजट स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद चागी स्टूडियो से। नाज़रीन, विफाकी बजट आज पेश कर दिया गया। 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया है विफाकी हुकूमत ने। यह बजट तजवीज़ है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर आज बजट तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि खसारे के बावजूद 1400 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। इसके साथ जो बजट खसारा है वो 8,500 अरब का है। यानी खसारे का बजट इन अ वे है कि हमारे जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं हमारी इनकम से, यानी जो हमारी आमदन है उसके बावजूद 1400 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो विफाकी हुकूमत FBR के जरिए 12,970 अरब रुपए जमा करेगी, लेकिन इसमें से 7,438 अरब रुपए सूबों को दिए जाएंगे। यानी मोर देन हाफ जो है जो विफाक रेस करेगी महसूलात FBR वो सूबों को जाएंगे। साथ में ये भी बताया गया है कि जो बजट में सरकारी मुलाजमीन हैं 1 से 16 तक, उनकी जो तनख्वाह है उसमें 25% इजाफा, जबकि 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है, जो कि एक खुशैन पहलू है। साथ में जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन लेने वाले हमारे ख़वातीन और हजरात हैं, उनकी 15% इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। जो उजरत है उसकी जो मिनिमम वेज थी वो 32,000 से बढ़ाकर अब उसको 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा बेसिकली समाजी वेलफेयर का प्रोग्राम है और जो खते गुर्बत से नीचे लोग रहते हैं उनकी सस्टेनेंस के लिए है, इसके बजट में 27% इजाफा कर दिया गया है। यानी कि तजवीज़ है। जब मैं कहता हूँ तजवीज़ है तो ये बजटरी प्रपोजल्स हैं जो आज कौमी असम्बली और सेनेट में लेके गई हैं। अब इस पर बहस होगी और उसके बाद जो एक प्रोसेस होता है बजट पास कर दिया जाएगा। इस हवाले से आज हम स्पेशल तवील दौरानिए के नशिस्त में विफाकी बजट 2024-2025 के जो चीदा चीदा नुकात हैं, इसमें कौन से दलेराना फैसले किए गए जिनका अहाता किया जा रहा था और कौन से ऐसे इकदामात हैं जिससे जो विफाकी वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका ये कहना था कि ये स्टेबलाइज करेगा, यानी कि इस्तेकाम देगा हमारी मईशत को। उन्होंने कहा कि जो महंगाई है, बिलखसूस जो फूड इन्फ्लेशन थी, वो पिछले साल का जो आपके इल्म में है कि कल इक़्तिसादी सर्वे भी आया, 48% से कम होकर ये जो रवां माली साल है जो 30 जून तक चलेगा 48% से कम होकर 12% पे आ गई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शरह सूद यानी पॉलिसी रेट में भी 150 बेसिस पॉइंट कमी लाई गई है। इस बजट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज की तवील दौरानी है जो कि 10 से 12 बजे तक होगी। इसमें मेरा साथ दे रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सनतकार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ रहनुमा कराची शहर कायद से जीत कर आए। आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमें स्काइप वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं, माय टैक्स अमूर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रिलेटेड हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आज की इस तवील दौरानी की नशिस्त में हम दीगर मौज़ूद मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे स्काइप पे, स्टूडियोज़ में और टेलीफोन लाइन पे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बेग साहब, आइंदा माली साल का जो बजट है उसके कुछ नुकात तो मैंने अपनी व्यूअर्स के सामने शेयर किए, आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? आपने तो बरसा बरस से एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए FPCCI प्रेसिडेंट भी बजट देखे, अब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये पहला मखलूत हुकूमत का पहला बजट है। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें जहन में रखना होगा कि हम किन हालात में ये बजट पेश किया जा रहा है। IMF के साथ हम एक प्रोग्राम में उनके साथ जा रहे हैं जो लंबा और बड़ा प्रोग्राम है, जो 4 से 5 साल का हो सकता है और वो 6 से 8 बिलियन डॉलर तक का क्वांटम उसका हो सकता है। लिहाजा उनकी शराइत हैं और इस बार उनकी शराइत में उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि ये सब शराइत शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट। अच्छा, तो ये फाइनेंस बिल की शक्ल में उन्हें आपने देनी है कबूल करके, अश्योरेंस की शक्ल में नहीं देनी, फाइनेंशियल बिल की सूरत में। हाँ, क्योंकि बजट जब पास हो जाता है तो फाइनेंस बिल कहलाता है। ओके, तो फाइनेंस बिल की शक्ल में देनी है। तो हमें इन मजबूरियों का भी एहसास है, इन प्रेशर का भी एहसास है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हमारी इकॉनमी बदहाली का शिकार थी। इस हुकूमत ने आने के बाद काफ़ी हद तक संभाला दिया है। इन्फ्लेशन जो 30% पहुंच गया था, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं या स्टबन इन्फ्लेशन कहते हैं, जो वापस नहीं आता, उसको अल्लाह ताला ने देखा कि मई के महीने में वो 12 के भी अंदर चल गया था, 11.70, और एग्रीगेट
10% पे 15% पे पूरे सालाना तौर पे अगर आप ले आए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे क्या हुआ है कि डिस्काउंट रेट जो हमारा था 22%, उसको फॉरेन स्टेट बैंक ने 1.5% कम करा। हम तो उम्मीद कर रहे थे 3-4% की, लेकिन उन्होंने इस स्टेज पे कि दोबारा अफरात ज़र ना हो जाए, रिजर्व मनी को कंट्रोल रखने के लिए कि बतदरीज इस पे कमी आनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी का भी यही डिमांड है कि ये दोबारा सिंगल डिजिट हमें चाहिए, यानी जहां से लेके गए थे आप बढ़ाते हुए। लेकिन इस बजट से 9% महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट में कहा था कि जुलाई में इजाफा भी देखा जा सकता है महंगाई में। मैं अनवर उस पर आ रहा हूँ। तो एक तो लोगों बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड यही है कि उसको जहां आप सिंगल डिजिट से लेके गए थे 9% था हमारा, तो आप 22 पे ले गए हैं, तो इसको दोबारा 9 पे लेकर आए। अब जहाँ तक सवाल है महंगाई का, महंगाई में यकीनन कमी हुई है, लेकिन ये जो मेजर्स लिए गए हैं, ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ये जो इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटियाँ बढ़ी हैं, ये एग्री इनपुट के ऊपर ट्रैक्टर भी है, सीड्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं, ये सब चीज़ें ज़राई अजनास की कीमत में और पैदावारी लागत में इजाफा करेंगी। तो आने वाले वक्त में मैं फोर्स ये कर रहा हूँ कि अफरात ज़र मजीद कम होने के बजाय मुझे बाउंस बैक भी हो सकता है। आपको खदशा है कि बाउंस बैक हो सकता मुझे है, और स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है। मुझे खदशा है ये, और खदशा सिर्फ इस बुनियाद पर है कि ये जो चीज़ें इस बजट में किए गई वो मैं तफसील से बतलाऊँगा, उसका इम्पैक्ट तो आना है ना महंगाई की शक्ल में जी, और कहाँ जाएगा, वो महंगाई की शक्ल में आएगा। अच्छा, अब इस बजट में एक चीज़ तो ये है कि हम लोगों ने पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया था, क्योंकि हमने उन्हें ये बतलाया कि भाई हमें ना आपने मशावरत में रखा, ना कंसल्टेशन हमसे की। वो जो एग्रीमेंट जो आप लोगों के साथ साइन हुआ था हुकूमत साजी का, उसमें 50% के करीब चीज़ें अभी तक की नहीं गई। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आपका हमारा ये तय था कि हम मशावरत से तय करेंगे सूबों के एलोकेशन। सिंध की एक परसेंटेज वाला जहन में थी कि वो होना चाहिए, उस कुछ नहीं हुआ। आज इसाक डार साहब, फजल चौधरी साहब आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात जी हुई है मुलाकात। अब देखना है कि वो हमने कल भी नवीद कमर साहब को, कल हमारी 2 दिन से पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी, और आज तो तमाम सेनेटर और तमाम MNAs हम लोग साथ थे, और चेयरमैन साहब ने इस मीटिंग को चेयर किया, बिलावल भुट्टो जरदारी। सब ने अनवर 99% ने डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया कि सर हमें लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा है, हमें हमारे इलाकों में काबू नहीं किया जा रहा है, हमसे मशावरत नहीं की जा रही है। और उन्होंने यही कहा कि दे शुड नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड, हमने उनके अलाई है तो अलाई समझ के हमें वो अहमियत दें, और वो कॉन्ट्रैक्ट कम अज़ कम वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द अमल दरामद उस पर कराया जाए। ठीक है, लेकिन इसके माने ये नहीं अनवार कि हमारे जहन के गोशे में कहीं यह है कि हम बजट नहीं पास होने देंगे। नहीं, हमें पता है कि कितने बड़े चैलेंजेस का हमें सामना, हमें ये भी पता है कि IMF के साथ एग्रीमेंट के लिए हम जा रहे हैं। हम कोई ऐसा फीलिंग नहीं देना चाहते कि इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का तासुर हमारी तरफ से जाए, या कोई इंतशार की एक एलिमेंट जो है वो नजर आए। मेरे साहब आपकी इजाज़त, जीशांस का भी हम एक कमेंट ले लेते हैं, फिर दोबारा लौट के आते हैं, फिर उन नुकात पर भी ज़रा बजट के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको ज़रा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। जीशान, आपका क्या राय है? विफाकी बजटी तजवीज़ जो हैं 2024-2025 वो आज ले कर दी गई। वज़ीर ख़जाना ने स्पीच में कहा कि मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए हमारे फोकस में। इस बजट में जो प्रपोजल सामने आई हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जिस तरीके से अभी तक थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट को देखा है और जो मुझे समझ में आया है, एक तो ये कि जो तकरीबन 40% टैक्स में इंक्रीज करने का हमने हदफ रखा है, ये एम्बिशियस नहीं, ये ओवर एम्बिशियस टास्क रख लिया है हमने अपने लिए, और ये मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं होगा अचीव करना, नंबर 1 अपेरेंटली। इसके साथ साथ जो मैंने चीजें देखी हैं कि हम ये समझ रहे थे कि इस बजट में जो नॉन फाइलर्स जो है, जो इस सिस्टम को डॉज देते हैं, जो इस सिस्टम में नहीं आते हैं, जो इस सिस्टम को कहीं ना कहीं से कन्नी काट के निकल जाते हैं, उनको जो है कोई बड़ा आड़े हाथों लिया जाएगा और उनके ऊपर जो है कोई बहुत उनको एक तस्लीम कर लिया जाएगा कि इनको सिस्टम में लेना है। मुझे ऐसी एफर्ट कोई नजर नहीं आई। उनका सिर्फ टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ तनख्वाहदार का भी टैक्स बढ़ गया। इसके साथ साथ
बिजनेस और इंडिविजुअल जो है एओपी, उनका टैक्स रेट आपने 45% तक बढ़ा दिया। तो मुझे तो ये लगता है कि हमने सिर्फ जो है नंबर गेम को जो है थोड़ा सा एडजस्ट किया है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि जो बात हो रही थी कल, मैं बहुत खुश था जब औरंगजेब साहब ने कहा था कि आप कल बजट आने दीजिए और हम बताएंगे कि हमने बजट में जो है एवरीबडी विल हैव टू पे टैक्स। बहुत अच्छा लगा था कल सुन के। लेकिन रिटेल सेक्टर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की कि उसे टैक्स देना है। मुझे होलसेल सेक्टर के बारे में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे टैक्स देना है। एक तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक्सपोर्टर को जो है वो अब नॉर्मल टैक्सेशन में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कॉस्ट जो है वो बिल्ट इन होगी उसकी प्राइस में। उसकी जो एक्सपोर्टेबल प्राइस है वो यानी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो हम जो एक्सपोर्ट का टारगेट बढ़ाने के लिए बढ़ाने का हमने वो हदफ रखा है $3 बिलियन से, मुझे तो नहीं लगता कि एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट आप बढ़ा सकेंगे क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। तो मच टू बी डिजायर्ड। आई होप जिस तरह से अब मैं इस डॉक्यूमेंट को रात में बैठ के पढ़ने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कोई ऐसी नई चीज इसमें नजर आए कि जो हौसला अफजा हो। लेकिन जो अभी तक जो चीज नजर आ रही है, आपने क्लोथिंग सेक्टर पे और लेदर सेक्टर को 15 से 18% कर दिया। आपने इंडिविजुअल जो तनख्वाहदार पर्सन जो पहले 60 लाख रुपए पे 35% दे रहा था, अब वो 40 लाख रुपए क्रॉस करेगा तो उसमें 35% देगा। बिजनेस इंडिविजुअल जो पहले 60 लाख रुपए से ऊपर 35% देता था, अब वो 54 लाख रुपए से ऊपर 45% टैक्स देगा। दुनिया में कहां पे 45% इनकम टैक्स है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो दुनिया की वेल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज हैं, जहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ, एजुकेशन फ्री है, वहां पे भी 40 से 42% टैक्स है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारी एजुकेशन भी खुद लेनी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पानी भी खरीद कर पीना है, हमें जो है अस्पतालों में भी खुद पैसे देने हैं। तो मैं समझता हूं कि ये टेक होम सैलरीज एंड टेक होम बिजनेस इनकम जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। इससे होगा ये, जैसे अभी बेग साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर, लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाएगी। और जब कुव्वत खरीद कम होगी तो यानी आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो आप जो हदफ आपने रखा है 12,970 अरब रुपए का, उसको तो बहुत बड़ी हिट लगने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करते हैं, मुझे एग्रीकल्चर पे कोई ऐसा टैक्सेशन नजर नहीं आया, रिटेल सेक्टर पे कोई टैक्सेशन नजर नहीं आया। जो आपने टैक्स किया वो ऑलरेडी टैक्स लोगों को, मैं बड़ी लाइटर साइड पे बात करता हूँ कि गन्ने की तरह है टैक्स पेयर, कितना निचोड़िएगा मशीन में डाल डाल के। अब हमारे अंदर से जो है ना बुरादा सिर्फ रह गया है, अब हमारे अंदर से जूस मजीद नहीं निकल सकता। आपने तो कहा कि लाइटर वेन पे, लेकिन ये काफी हार्ड फैक्ट्स हैं। मतलब कि सैलरी जो तबका है उसमें हम और आप शामिल हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले तो ये तासुर था कि शायद तब जो वजीर खजाना साहब ने कहा था देयर विल बी नो सेक्रेड काउज, कोई होली काउज नहीं होंगी। लेकिन मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप इस पर रोशनी डालिएगा। जो तनख्वाहदार तबका है उन पे टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है, जो बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं टैक्स बेस बढ़ाया गया है, टैक्स रेट। तो बात तो होती थी कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, रेट को ना बढ़ाया जाए। तो क्या वजह बनी आपके ख्याल में? देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि जो सेक्टर के जितना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, उसको उस हिसाब से टैक्स देना चाहिए जी। एग्रीकल्चर जो है उसका हमारी इकोनॉमी में 23% हिस्सा है, जो बढ़ के आजकल की जो अच्छी हालत है उसमें 23% है। टैक्स देता है वो ½ और बिल्कुल बातें हो रही थी और IMF की भी थी कि 3 सेक्टर को, रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लाएंगे। और हमें उन्होंने इंश्योरेंस भी दी थी कि इसको हम, रिट हमारे में, विल हमारे में। अब वो शट डाउन स्ट्राइक की हमने बात नहीं सुननी, अब वो 20 MNA FBR में जाके वो हमने नहीं सुनना, हमने ये करना है। लेकिन कहाँ हुआ? तो ये तो वो लोग थे जो टैक्स नेट में थे ही नहीं थे, जिनको हम चाहते आए और टैक्स लगे। आप तनख्वाहदार, आप एक तरफ पेंशन
और एक तरफ तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैक्सेस से उनको ड्रेन आउट दोबारा कर रहे हैं। सैलरी देखिए इसमें काफ़ी जगह डिस्टॉर्शन नज़र आता है। मैं आपको ज़रा सा बतला दूँ, पहले तो ये कि 12,970 का जो इन्होंने वो जो रेवेन्यू टारगेट है, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा, हालांकि ज़ीशान ने बड़ी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करा है। उनका ambitious इसमें 3,500 अरब रुपए का इजाफी टैक्स आपको कलेक्ट करने को FBR कह रहे हैं, यानी इस साल 9,700 के करीब है और ये 12,900 में तकरीबन 970 में 3,500। और भाई फिर आपने GDP क्या रखी है नेक्स्ट ईयर की? 3.5%, 3.6 मेरे ख्याल में 3.5% जी। 3.5% में ऐसी क्या आसमान से सोना गिरने लग जाएगा कि आपको 3,500 अरब रुपए अब इजाफी टैक्स वसूल कर लेंगे? नहीं कर सकते, ये अनरियलिस्टिक है। फिर मिनी बजट लेकर आना होगा आपने। अच्छा, उसके बाद वो तीनों सेक्टर को तो आपने छोड़ दिया। सैलरी में जो इजाफा किया मेरे नज़दीक ज़्यादा है, आपने 25% लगाया है, फिर आपने 17 से 12 ग्रेड में 20% है। मौजूदा रिसोर्सेज में हालात में हम एक्सपेक्ट करते 10 से 15%। हाँ, गरीब आदमी की जो मिनिमम वेजेस वो 32 से 37 वो सही है, क्योंकि और पेंशनर्स की भी पेंशन में 15% इजाफा। लेकिन पेंशनर्स में वो बैलून इतना बढ़ गया है कि IMF ने कहा है कि इसमें आपको रिफॉर्म्स लानी है। क्या रिफॉर्म्स लानी है? पहले रिफॉर्म्स में तो ये लाएं कि जी एक पेंशन मिलेगी अगर वो दो जगह काम करके वो तो खैर बात रिटायर हुआ, वो बात बिल्कुल सही है। बजाय कि आप एक पेंशन लेंगे, दो तो नहीं ले सकते। सही ना, फिर उसमें मुद्दत क्यों लिमिट कर रहे हैं 20 साल की? फिर उसी में ये था कि रिटायरमेंट की एज को भी 60 से 62 की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें ड्रॉप की गई हैं, ये सब चीज़ें इसमें नहीं बात कोई आगे हुई। उसके अलावा जो है क्लोथिंग और लेदर के ऊपर आपने 15 से 18 कर दिया। ये हमारे क्लोथिंग वालों की रिक्वेस्ट थी कि आप सिंगल डिजिट लेकर आए। फिर जो चीज़ मुझे चुभ रही है और जो असर लाएगी, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, वो ये है कि एक्सपोर्टर्स को 2 डिमांड होती है एक्सपोर्टर की, या 2 रिक्वायरमेंट होती है। एक तो रहता है ट्रू जीरो रेटेड जी, यानी उस पर कोई ड्यूटी या इम्पोर्ट शम्पोर्ट टैक्सेस नहीं होने चाहिए, फैट नहीं होनी चाहिए, उस पर चर्बी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए कि उन्होंने फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी 1% तय की थी कि वो कटता था, और एक्सपोर्टर जो है वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। अब इसको ये नॉर्मल रिजीम में ला रहे हैं, ये पहले भी इन्होंने कर चुके हैं और नुकसानात हुए हैं। आप समझते हैं एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। आप एक्सपोर्टर को दोबारा फिर वही अपीलों में और दोबारा असेसमेंट में और टैक्स के जो झमेले हैं उसमें डाल रहे हैं। आप एक्सपोर्टर को फ्री हैंड दें, जो 1% दी थी उसमें इजाफा कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी वहीं हो। तो आपने तो और मुश्किल क्रिएट कर दी। फिर आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी एक्सपोर्ट? मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ एंड आई एम विलिंग टू फेस कि इससे एक्सपोर्ट में कमी आएगी, क्यों? एक तो पैदावारी लागत आपने बढ़ाई है, ठीक है, और दूसरे फिर आपने उनके फाइनल डिस्चार्ज लायबिलिटी ख़त्म कर दिया है, उन्हें नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपने धक्का दे दिया है। ये तो एक्सपोर्टर डिजर्व नहीं करता। ओके, ये भी बड़े आपने हम नुकात उठाए। ज़ीशान, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है टारगेट्स तो एम्बिशियस रखे गए हैं, IMF के प्रोग्राम में जाना भी है। ये जो बात की थी इस पे आपकी क्या राय है? वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने अपनी स्पीच के इब्तिदा में कहा कि हमें मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। साथ में उन्होंने कहा कि निचकारी भी हमने एग्रेसिवली फॉलो करनी है, चाहे वो PIA है या और जो SOEs हैं जो कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, बिलाशुबा उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमने बढ़ना है। और वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि ऐसे इदारे जो इनपुट नहीं दे रहे, और जैसे पाक PWD के हवाले से उसके ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने बात की। आप समझते हैं इससे जो सालाना अरबाह रुपए का बोझ था वो कम होगा? जी, मर्चेंट साहब के पास दोबारा आएंगे, उनसे हमारा राब्ता जरा मुनक़ते हुए। बेग साहब, ये जो मैं ये जवाब देता हूँ आपको, PWD पहले मरा हुआ था वो, अच्छा, उसको आप बंद कर रहे हैं, तो आपने एक मरे हुए को दफना दिया, कब्र के करीब पहुंच चुका था वो। स्टील मिल भी 10 साल से कब्र के करीब है, लेकिन दफन नहीं हो रही। स्टील मिल में तो उससे ज्यादा जुल्म हो रहा है। वहां वो लोग रह भी रहे हैं, वो गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टील मिल के बिलिंग है सुई सदर्न गैस की, वो और तनख्वाहें ले रहे हैं उस यूनिट की, उस मिल की जिससे चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। तो फिर खजाने पे बोझ है ना। ये अब 1,000 अरब रुपए पहुंच चुके हैं आप,
पहले 500 अरब रुपए पे 1000 अरब सालाना, और ये कब से अनवर? 20 साल, 25 साल से, 15 साल से। तो ये क्या सम बन चुका है। लिहाजा आपको तो इन चीज़ों को करना चाहिए फौरन से पेशतर। और ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि स्टील मिल रिवाइव नहीं हो सकता, इसको हम दोबारा इस चलाने के काबिल नहीं And you कर agree with सकते। this assessment? आई एग्री। अच्छा, और पीपल्स पार्टी में यकसुई पा जाती है इस यहाँ नुक्ते पे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ पीपल्स पार्टी के बाद यहाँ पे हमारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुल मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। सिंध में, थर में कोयले के साथ, कोयलों के प्रोजेक्ट, बिजली के प्रोजेक्ट में हमने कामयाबी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट शुरू भी किए और चल रहे हैं वो। तो आप स्टील मिल में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, हमारे मॉडल पे इसको चलने दें। ये हमारा कहना है। क्यों कहना है ये अनवर? कहना ये इसलिए है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से एक पॉलिसी है और एक मंत्रा है कि हम चूल्हे बुझाते नहीं हैं, हम चूल्हे जलाने आए। लेकिन सर उनकी वजह से आपने खुद बताया ना कि वो तो बिल्कुल आप नहीं, कौमी खजाने पे बोझ बन गए हैं। देखिए प्राइवेटाइजेशन अभी बैंक की हुई, प्राइवेटाइजेशन एमसीबी की हुई, एमसीबी की हुई, अलाइड बैंक की हुई, यूबीएल की हुई। हाँ, स्टाफ ज़्यादा था, रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ। वहाँ पे शराइत लगाई गोल्डन हैंड चेक की, वहाँ पे लगाई कॉमन पूल की। बाहर को कहा जी 3 साल तक आप नहीं निकाल सकेंगे, 3 साल में आप जॉब। गोल्डन हैंड चेक पे लोग खुशी खुशी गए, वो पैसे लेके उन्होंने बिजनेस वगैरह किया। तो देयर आर सो मेनी अदर टूल्स जो पीपल्स पार्टी बता रही है, ऑफर कर रही है। हम चाहते हैं कि नुकसान में रहने वाले इदारे जो हैं वो ब्लीडिंग बंद हो। यस, मर्चेंट साहब से हमारा राब्ता दोबारा जो है जुड़ गया है। मर्चेंट साहब, यही सवाल आपके सामने रखें, जो ब्लीड कर रहे हैं इदारे, उनकी निचकारी की जाए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं, आप समझते हैं कि ये अब हो जाना चाहिए, इस पे हतमी पेशरफ्त होनी चाहिए, चाहे वो पीआईए है, स्टील मिल है या नुकसान में चलने वाली डिस्कोज हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है जी। गवर्नमेंट का काम जो है वो पॉलिसीज बनाना होता है, और गवर्नमेंट उसमें अपना एक स्टेक जरूर रखे, ताकि अगर वो जो भी इदारे हैं अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उससे उन्हें प्रॉफिट भी मिले डिविडेंड की सूरत में, और टैक्स भी मिले। गवर्नमेंट बिजनेसेस नहीं चला सकती। आपको पीआईए हो, स्टील मिल हो, रेलवे हो, डिस्कोज है, इन सबको किसी ना किसी स्टेज पे आपको इनसे अपने आप को बाहर निकालना होगा। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, अपना स्टॉक इंटरेस्ट जरूर रखिए, लेकिन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, ताकि जो आपको इसमें पैसा हर वक्त ब्लीड कर रहा है आपका, एक तो वो रुक जाए। फिर दूसरा, इसके साथ साथ आप वो चीजें या वो पॉलिसीज लेके आइए। पाकिस्तान में हम हर वक्त ये एक बात करते हैं कि पाकिस्तान में एफडीआई नहीं आ रही। भाई एफडीआई कैसे आएगी जब लोकल इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा? जब लोकल इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान से रिलोकेट कर रहा है बाहर, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? हमारे पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई टैक्स में, आप टैक्स में हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स में है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बिजली अभी चली गई थी इसलिए मेरा स्काइप डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे पास जो है पानी खरीद के पी रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। तो आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बहुत मुश्किल है। लोकल इन्वेस्टमेंट चूंकि आप ज़ीशान साहब आप जैसे कराची में मौजूद है और आपने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और दीगर बहुत से मसाइल हैं जो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन सर ये जो अभी फिगर आ रही थी इसमें वाज़े तौर पे ये है कि जो हुकूमत की आमदन होगी जो 12,970 अरब रुपए, जो आपने भी कहा कि बहुत एम्बिशियस टारगेट है और मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें से 7,438 अरब रुपए सूबों को दिए जाएंगे। ये मुझे बताइएगा कि जब इतना ज्यादा सूबों को दिया जाता है और 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इदारे और बहुत से सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए, सूबे क्यों नहीं अपने वसाइल खुद जनरेट कर पाते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मसला ये है कि होता ये है कि जब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाइयों को खिलाता रहेगा, हाँ, तो छोटे भाई आदी हो जाएंगे, काम नहीं करेगा। छोटा भाई तो कह रहा है कि बड़ा भाई रेस्क्यू भी कर लेगा, हाँ। बड़े भाई जो है लोन भी सारा बड़ा भाई पे करेगा, छोटे भाई को कोई लोन भी पे नहीं करनी। तो गलत अप्रोच है ना सर? अप्रोच गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको दुरुस्त करना होगा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इस वक्त सिंध में जो है सर्विसेज टैक्स जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट करता है। अच्छा।
सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें तकरीबन 80 से 90% कराची से कलेक्ट होता है। पाकिस्तान का तकरीबन 40 से 50% फेडरल टैक्स कराची से कलेक्ट होता है। क्वेश्चन ये है कि कराची में बिजली नहीं है, कराची में रोडें टूटी हुई हैं, कराची में पानी खरीद के पीना है, कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स खुद रख रहे हैं। तो जो कराची सिंध की में हुकूमत है, बेग साहब की हुकूमत करता कलर की माजरत, वो फिर जो जहां से सबसे टैक्स कलेक्ट होते हैं वहां पर इस्तेमाल होना चाहिए ना सर्ट पे टैक्स को। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फर्स्ट राइट उस जगह का होना चाहिए जहां से मेजर टैक्स कलेक्ट होता है। बेग साहब ये तो सर एनोमली है ना। फिर देखिए आप अभी खुद कह रहे हैं कि 12,970 अरब रुपए जो है बहुत टैक्स लगाकर और 3,500 अरब रुपए का इजाफा मैंने ये कहा लेकिन कि सूबों को आधे से ज्यादा हिस्सा जा रहा है ना, सूबे भी तो पैदा करें ना वसाइल। वो तो एनएफसी अवार्ड के तहत एक फार्मूला बना है सर, वो फार्मूला और अभी तो नहीं उसके होता तहत है, ये तो डायनामिक और होता उसके है। लिए कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको अमेंडमेंट की आपकी बातचीत पर्सनल कर राय रहे क्या है? हैं आपकी पर्सनल राय इसमें। लेकिन मैं ये समझता हूँ, यहाँ तक तो मैं आपसे एग्री करूंगा जी। कि सूबों को टैक्स कलेक्ट करने की सलाहियत इम्प्रूव करनी होगी। और सिंध में सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। जीशान आपको बतलाएंगे कि वो जो टैक्स वसूल कर रहे हैं उसमें मुसलसल ग्रोथ है, मुसलसल सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। तो ये बात नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन मजीद उसमें कैपेसिटी है और वो किया जा सकता है। और लग कहाँ रहा है? क्या वो लग भी रहा है जो कि जिसमें इजाफा हो रहा है, वो जिस निशानदही कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, पीने का पानी खरीद के लेना पड़ रहा है, सड़कों का बुरा हाल है आपके सामने बैठ के, आप खुद शहर कायद से। देखिए मैं खुद शहर कायद की हूँ, हमारे मसाइल हैं वो हमने डिस्कस किए हैं बिलावल साहब से भी। जैसे मेरे इलाके की थी एक डेडिकेटेड पाइपलाइन डमलोटी से डीएचए की, वो मैंने कहा जी इलेक्शन लड़ाई है, मैंने PC1 दिखा के इसको तो करना, और उन्होंने वादा किया है। तो ऐसे तरजीही प्रोजेक्ट जो हैं वो इंशाल्लाह इस बार आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जीशान, एक और चीज़ भी है निजकारी के हवाले से बात, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से या जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की बात करें, आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि आउटसोर्स किया जाए, इससे बेहतरी होगी हमारी मौशी मामलात में? मैं आपको बताऊं, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे जितने भी डिस्कोज हैं वो लाइन लॉसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बिजली की चोरी को रोक नहीं पाते। तो यानी अगर आप किसी मैनेजमेंट को जब चेंज करेंगे, जब प्राइवेट मैनेजमेंट होगी, दुनिया में कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये प्रीपेड मोबाइल फोन होते हैं ना, वैसे ही प्रीपेड इलेक्ट्रिक कार्ड, इलेक्ट्रिक वो भी होते हैं कि आपने जितना प्रीपे किया उतनी बिजली मिलेगी, जब वो प्रीपेड कार्ड खत्म हो गया बिजली रुक जाएगी। तो दुनिया में तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स अब आ गए हैं। तो हमें तो ये इस तरफ जाना है, हमें तो इन चीजों से छुटकारा अपने आप को पाना है, क्योंकि अगर हम इन्हीं फरसूदा चीजों को लेकर चलते रहे तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। आप ये देखें 12,970 में से 9,770 आप लोन और इंटरेस्ट कॉस्ट में पे कर देंगे, 7,700 आप सूबों को दे देंगे, बचा क्या आपके पास? आपको तो डे वन से लोन लेना है। 9,775 अरब रुपए जो है उस पे अदा किए जाएंगे डेट, और 7,700 भी आपने कहा सूबों को देने हैं। जी बिल्कुल। तो 9 और 7 16 तो यही हो गए। फिर 2,000 अरब डिफेंस, फिर 1,000 अरब पेंशन, फिर 1,400 PSDP। आप बात क्या कर रहे हैं? देखिए हम अपने खर्चे कम नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अब हम ये मुतहम्मिल नहीं है कि 50 लोगों को पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं और हम जाके बात करें कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो, तो रेलिवेंट लोग हैं उनको लेके जाएं। हम ये मुतहम्मिल नहीं है कि 25-30 गाड़ियों का इंटोराज हमारे साथ चले। सही कह रहे हैं, नहीं है मुतहम्मिल, हम एक गरीब मुल्क हैं, हम अमीर मुल्क नहीं है जनाब। हमारे पास हर चीज पे हमारी रिसोर्सेज हैं। 20 रुपए अभी आप पेट्रोल पे बढ़ाने जा रहे हैं, लेवी सोचिए कहाँ जाएगी? पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बिजली पेट्रोल से बना रहे हैं, ऑयल से। बिजली बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही, टेक होम तो नहीं बढ़ रहा, तो मेरी तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी ही नहीं चलेगी। तो मैं इख्तियार बेग साहब की बात से वापस एग्री करूंगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ना है लाजमी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये जो हमने हदफ रखे हैं और ये अहदाफ रखे हैं अपने लिए, शायद वो जो सिंगल डिजिट पे आने का अहदाफ है, आप समझते हैं वो भी बहुत एम्बिशियस है इन्फ्लेशन का? 1 जुलाई से कोई दूध की नहरें नहीं बहने वाली। 1 जुलाई से कोई, जैसे अभी बेग साहब ने कहा, सोना आसमान से नहीं गिरने लगा।
हमें अपनी कमर को कसना है, अपने खर्चों को रोकना है। वो नहीं होगा। ओके, अब इसमें एक और नुकता मैं बेग साहब आपके सामने को टारगेटेड सब्सिडी की भी बात की है वजीर खजाना ने, और उन्होंने कहा है कि हमें टारगेटेड सब्सिडी के जरिए अवामी रिलीफ पर तवज्जो देनी होगी, और आइंदा साल का जो सब्सिडीज का हजम है वो 1363 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, ये इसकी डिटेल उन्होंने नहीं दी कि ये सब्सिडी किस किस मद में किन दे किन रहे मद में हैं, होगी? लेकिन ये मुझे पता है कि इंडस्ट्री का एक इशू गया था कि हमें क्रॉस सब्सिडी आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर को दे रहे हैं, और उसकी वजह से जो इजाफा है वो आपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पर डाला हुआ है, हमें महंगी बिजली मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल जो कंज्यूमर हैं उनको सब्सिडी आप ख़त्म करें। ये एक चीज़ थी जो बात है, मेरे ख्याल से ये उसी कॉन्टेस्ट में है। क्रॉस सब्सिडी इज़ द फेल मॉडल। मैं आपको सस्ती बिजली देने के लिए इसको मैं महंगा कर देता हूँ, ये है क्रॉस सब्सिडी। इंडस्ट्री में मैंने आपके अगर 450 अरब रुपए सब्सिडी दे रहा हूँ तो 450 अरब रुपए मैंने इंडस्ट्री में डाल दिया, उसका टैरिफ बढ़ गया, विच इज़ द फेल मॉडल। तो हम ये कहते हैं हर शोबे को अपना स्ट्रेंथ और बोझ खुद उठाना दे, क्रॉस सब्सिडी के चक्कर में आप ना पड़े। आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर उसका बोझ जो डाल रहे हैं, और वो अनअफोर्डेबल बोझ है। अब 8 सेंट और 9 सेंट से अगर ज़्यादा बिजली आप देंगे इंडस्ट्री को तो आप की मुकाबलती सकत नहीं है। Competitive edge खत्म हो जाएगा। ईरान और इंडिया, इन सब की जो है वो 8 सेंट्स और 9 सेंट्स है। हमारी मालूम है कितनी, 17 सेंट्स इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपने तो सनत को खैर मुकाबलती बना दिया ना खुद ही। अब इस पर काम हुआ केयर टेकर में, गौहर एजाज साहब आए, उन्होंने गवर्नर हाउस में बिजनेसमैनों को बुलाया, गुड न्यूज़ सुना दी। उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने ये 9 सेंट्स की बिजली अप्रूव कर दी है, लेकिन IMF ने नहीं एग्री किया, वो चीज़ वहीं पे रुक गई। तो आपने सनत के लिए वो चीज़ें जो आपने खुद मानी थी कि ये वाकई में इरिटेंट्स हैं, उनको दूर करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए थे वो फिजल आउट हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया है कि ये इससे हम जो कम्पिटिटिव एज है वो खो देते हैं। जीशान, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, SIFC की जो कि जिक्र छेड़ा है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और उसके तहत तवक्को ये की जा रही है कि सऊदी अरब से $5 अरब, UAE से $10 अरब, और चाइना का जो हालिया विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, कल भी काबीना के इजलास में उन्होंने कहा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होगी। एक B2B 32 या 31 के करीब MOU साइन हुए हैं, और G2G भी बहुत से MOU साइन हुए हैं, और मुख्तलिफ 16 के करीब जो है शोबे उसमें शामिल हैं। आप समझते हैं कि इन FDI से अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो कोई हमें फाइनेंशियल स्पेस क्रिएट हो पाएगी आइंदा माली साल में? देखिए, अगर ये FDI रियलाइज हो जाए तो यकीनन इससे आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान का जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है वो इनफ्लो ऑफ डॉलर से बहुत ज्यादा है जी। हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबले में हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, क्योंकि ये मिक्स आपका बहुत ज्यादा है। हम पिछले साल तक $80 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी इस साल में रिड्यूस हुई है तकरीबन 40% से इंपोर्ट। बहुत खुशाइन बात है। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि हमें इंपोर्ट को अगर हम कर्टेल करें और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, देखिए होता क्या, किसी भी मुल्क को आगे चलाने में, फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूं बेवरेज कंपनीज की जी। बहुत अभी जो ये जो फलस्तीन का मसला चला, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो जो इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स थी उसको बैन किया और लोकल कोल्ड ड्रिंक्स पे आ गए। आपकी इंडस्ट्री सेक्टर को बूम मिला, उसको बूस्टअप मिला, लोकल मिनरल वाटर पे लोग आ गए, बूस्टअप मिला। तो आपको मेड इन पाकिस्तान और मेक इन पाकिस्तान की तरफ जाना है, आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगानी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे मुल्क में जो बटन और जिप बनाने वाली इंडस्ट्री है वो 2 साल में नाकारा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो चाइना के साथ आपने FTA किया हुआ है, उससे वो जिप और वो बटन जो है अगले 2 सालों में सस्ते इंपोर्ट होंगे, और ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे वो खत्म हो जाएगी। जीशान मेरे साथ ही रहेगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और PMLN के सीनियर रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे कल भी हमारी बात हो रही थी, उस वक्त यही था कि बजट सामने आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे तबसरा हम कर सकेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बजट सामने आया है इसमें 12,970 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है कि FBR जो है वो टैक्स हदफ। हमारे जो यहाँ पर मेहमान हैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, मेंबर नेशनल असम्बली, और ज़ीशान मर्चेंट, उनका कहना है कि ये ओवर एम्बिशियस टारगेट है, ये क्या अचीव हो पाएगा? और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बोल्ड डिसीजंस की बात की जा रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर हो, आपका रिटेल हो, होलसेल हो, एग्रीकल्चर इनकम हो, इनको टैक्स रेट में लाया जाएगा, वो फैसले सामने नहीं आए। अलबत्ता जो तनख्वाहदार तबका है, जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ के नीचे दबा हुआ है, उसके टैक्स रेट में मजीद इजाफा कर दिया गया है। तो सर, क्या कहेंगे ये जो बजटरी तजवीज़ आज सामने लाई गई हैं? जी देखिए, जो पहली बात है इस पे तो मैं बड़े अदब से डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में तो ये टारगेट जो टैक्स का है वो अचीवेबल है। इस साल भी 40% आपको मालूम है कि टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह इन्फ्लेशन भी है। लेकिन जो दूसरी बात है वो हम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और चैलेंज वो है कि जिस किस्म के हमें मैं ऐसे कहूंगा एक फिक्री जस्ट चाहिए थी, एक जंप चाहिए थी पूरी कौम को ये सिग्नल देने के लिए कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता, वो जरूर इस बजट में एक खला रह गया है। और ये तवक्को है कि आइंदा अभी 2 हफ्ते हैं कि इसमें जब बजट फाइनल पैसेज पे आएगा तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा मेरे ख्याल में इस बजट में सबसे जो परेशान कुन नंबर है वो आपने भी देखा है कि हमारा जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे की जो सर्विसिंग है वो 9771 अरब रुपए की है, जो हमारे डिफेंस बजट से 4-4.5 गुना से भी ज्यादा है जी। वो इशू जो है उसको टैकल करे, क्योंकि उसको टैकल किए बगैर तो हमारे पास उस किस्म का फिस्कल स्पेस जनरेट नहीं होगा कि हम किसी भी किस्म का और रिफॉर्म कर सकें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के तो हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं उस मामले में। तो वहां उसको देखना है और जो एक सिग्नल देना था कि जी एक इनकलाबी और रेडिकल और जो तर्ज कौन है उससे हट रहा है, वो अभी होना बाकी है और उसको देखना बाकी है। और माशाल्लाह वैसे मैं कम से कम वजीर खजाना को इस चीज पर अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कोई गलत नंबर नहीं दिए, बड़े हकीकत पसंदाना बजट के नंबर्स हैं। उसमें जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 27% इजाफा है, वो तकरीबन अब 600 अरब के करीब हो जाएगा, वो भी खुश सर। हाँ जी, तो वो भी खुश आइंद है। तो गरीबों के लिए उन्होंने जरूर एक सेफ्टी नेट रखा है, लेकिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम सब चाह रहे हैं उसकी अभी ज्यादा इस बजट में इंडिकेशन नहीं मिली हमें। खुर्रम साहब, ये भी जानना चाहूँगा, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आई है, वो 11.8% हो गई है मई में जो रिकॉर्ड की गई है, और जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी 150 बेसिस पॉइंट पॉलिसी रेट में कमी लाई। यहाँ पर जो एनालिस्ट है उनका कहना ये है, और जो MNA साहब है बेग साहब, उनका कहना ये है कि जो बजट में चीज़ें रखी गई हैं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो गया है 20 रुपए का, इसके अलावा जो GST की बात वो कर रहे हैं और जो और दीगर टैक्सेस हैं उसकी रेट में इजाफे से जो इन्फ्लेशन है उसमें दोबारा जंप देख रहे हैं। तो जो सिंगल डिजिट में लाने का हदफ है, क्या वो हासिल हो जाएगा जुलाई और अगस्त में? जी, ये भी एक टेक्निकल ओपिनियन है जिसपे इख्तलाफ किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर जो है वो हमेशा से डिवैल्यूएशन रही है। तो अगर तो हुकूमत जो है वो रुपए की कीमत को स्टेबलाइज रखने में कामयाब रहती है तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो पेट्रोलियम लेवी में थोड़ा सा इंक्रीज है वो उस तरह इकोनॉमी में प्रोपेगेट नहीं करता। तो लिहाजा वो जो नंबर है कि एक नैरो बैंड में रुपी ट्रेड करे, जो इस वक्त कर रहा है 275 से 280 के दरमियान, समटाइम 270 तक भी जाता है, उसको स्टेबलाइज करना सबसे अहम बात है इन्फ्लेशन के कंट्रोल के लिए। अगर वो रहता है वहां तो जो पेट्रोलियम लेवी और जो कुछ टैक्सों में इजाफा है उसका असर महदूद होगा। और ये जो टारगेट है सिंगल डिजिट में जाने का, ये तो आज के जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें इस वक्त तो ज्यादा एम्बिशियस है,
लेकिन अगर अगले 3 से 4 माह में कोई मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो स्टेबलाइज रहता है, तो फिर हुकूमत उस तरफ सोच सकती है कि इसको 1% यानी जो सिंगल डिजिट है उस पर रखा जाए। दूसरा इसमें जो चैलेंज इस अगले माली साल में आएगा वो यही था कि इस साल जो गुजरा है उसमें एग्रीकल्चर ने बहुत मेजर बूस्ट दिया है। 19 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर की पिछले साल में हुई है। तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करना भी उसमें उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर, कि अगर इसी तरह की बम्पर क्रॉप्स आती हैं फिर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। लेकिन अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल बनती है और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसमें कमी आती है, फिर इन्फ्लेशन पे दोबारा एक हिट आएगी। सर, आप चूंकि कॉमर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक्सपोर्ट्स कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो डॉलर क्रंच है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब, यूएई और चाइना से उम्मीदें तो बहुत सी वाबस्ता हैं, अल्लाह करे एक्चुअलाइज हो जाए। दूसरा, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। इस टैक्स में आपको ऐसे मेजर नजर आते हैं जिससे एक्सपोर्ट्स में इजाफे के इम्कानात बढ़ जाएंगे? जी नहीं, और अब ये एक बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा पॉलिसी मेजर है जिसके जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने अनाउंस किया है कि वो एग्जिम बैंक के जरिए जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है उसकी जो उसके लिए जो रकम मुहैया होती है उसमें बहुत बड़ा इजाफा कर रहे हैं। लेकिन असल इशू गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से ज्यादा अब ये बन गया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो एक लगे बंदे सेक्टर्स में आ रही हैं। वो टेक्सटाइल में आ रही हैं, वो राइस में आ रही हैं, वो हम ट्रेडिशनल है स्पोर्ट्स गुड्स में आ रही हैं, सर्जिकल में आ रही हैं और जगहों पे। तो उन सेक्टर्स में भी जब तक मैं फिर एक जस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जब तक उसमें भी एक क्वांटम जंप नहीं आती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, मॉडर्नाइजेशन में, तो एक्सपोर्ट की प्रोसीड शॉर्ट टर्म में तो हमें हमारा रेस करना मुश्किल है, अनलेस जिस तरह 2011-12 में हुआ था कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई कॉटन की प्राइस इतनी रेज हो जाए जिससे हमारे वैसे ओवरऑल जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अदरवाइज एक्सपोर्ट को फौरी तौर पर बढ़ाना एक बहुत मुश्किल चैलेंज है। सर, नॉन फाइलर्स के हवाले से हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय थी कि टैक्स रेट उनका बढ़ाया गया लेकिन ज्यादा मजबूत शिकंजा नहीं कसा गया उन पर। आप किस तरह देखते हैं नॉन फाइलर्स के हवाले से? जी, वो मेरी उसमें जाती राय ये है, चूंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और जहाँ बड़े ट्रेडर्स हैं भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, काश्तकार भी हैं, यहाँ एक बड़ी सोच है कि अगर तो हुकूमत कुछ इस मामले में गैर रवायती सोच रखे और मुख्तलिफ लोगों को इस चीज पर टैक्स नेट में आने की तरगीब दे कि उनका कम से कम अगले लगते 5 साल कोई ऑडिट और उनके ऊपर कोई जो है वो कागजों की भरमार और नोटिस की भरमार नहीं होगी, तो एक बहुत बड़ी तादाद टैक्स नेट में आने के लिए तैयार है। अच्छा। इसमें जो एफबीआर का जो स्ट्रक्चर है और एफबीआर की जो सोच है वो भी उसमें भी जो तब्दीली लानी है, उम्मीद तो हम यही करेंगे वजीर खजाना उस तरफ भी तो पेशरफ्त करेंगे, क्योंकि लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन उसका जो पूरा रिग मरोल है कागजात का, ऑडिट का, और जो एक सोच बन गई है कि हुकूमत कहती है कि जी जो कारोबारी तबका है वो जो है वो चोर है और कारोबारी तबका ये इल्जाम लगाता है कि हुकूमत करप्ट है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए और हुकूमत और कारोबारी तबके में एतमाद हासिल करने के लिए वहां भी कुछ गैर रवायती सोच की जरूरत होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कानून के दायरे के अंदर आकर अपना कारोबार करें, लेकिन वो एफबीआर की जो मौजूदा सोच है उससे घबराते हैं, जिसमें नोटिस हैं, जिसमें ब्लैकमेलिंग है, जिसमें बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, उनके कारोबार में रुकावट आती है। तो हुकूमत की ये सोच आना चाहिए कि हमें कारोबार को फैसिलिटेट करना है, उसके ऊपर कोई कानून का कड़ा इतलाक नहीं करना। ओके, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, लास्ट वर्ड, फिर हमने इस घंटे की ट्रांसमिशन को क्लोज करना है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, क्या कहेंगे? खुर्रम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। खुर्रम साहब एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और एनर्जी मिनिस्टर भी रहे हैं। जी हाँ, मुस्बत बात करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि
प्रैक्टिकली इस फील्ड से ताल्लुक है, जाहिर है। फेडरेशन वगैरह में सुबह दोपहर शाम ये सब फिगरें आती रहती हैं, तो हमने जो बातें करी हैं बेस्ड ऑन माय जाहिर एक्सपीरियंस बात एंड माय बहुत अहम है नुकात है। और इस बजट में हमें 2 सेक्टर्स में रिफॉर्म होनी थी ओके। जो नज़र नहीं आई, 2 सेक्टर, और वो IMF ने भी बोला हुआ था। एनर्जी सेक्टर वन जो सर्कुलर डेट 5,500 जी, और दूसरा? उसका टैक्स रिफॉर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म सर वक्त खत्म हो जाते ये हैं। 2 चीज़ों पे वादा भी किया था लेकिन उस पर नज़र हम उम्मीद करेंगे आपकी बजट स्पीच में जो है इस पे जरूर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा। फ्लोर दवा से मिर्जा अख्तियार बेग साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, और बड़ा आपने अच्छे तरीके से थ्रेडबेयर एनालिसिस किया। जीशान बर्शन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी बहुत अच्छा अपना इनपुट दिया। खुरम दस्तगीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हम छोटा सा वक्फा लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे तो हमारी तवील दुरानी की नशिस्त जारी रहेगी। बजट 2024-2025 पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।